नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्कूल्स के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक हम नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा तथा एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसे एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है, यानी कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद विचारधारा के रूप में भी जानते हैं हम, तो उनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आज आप लोगों के साथ में मुख्य रूप से ऐतिहासिक विचारधारा की पृष्ठभूमि क्या थी, हिस्टोरिकल स्कूल जो प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत हुआ, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसके मुख्य तत्व और मुख्य विधि शास्त्री कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऐतिहासिक विचारधारा यानी हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में कुछ जानकारियां लेने की। So we are already aware that the natural law philosophers of the 17th and 18th centuries had looked to reason as a guide for discerning the ideal and most perfect form of law. ये तो हम जानते ही हैं कि 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक विधि के दार्शनिकों ने तर्क बुद्धि को आदर्श और उत्तम प्रकार की विधि हेतु मार्गदर्शक के रूप में देखा था। They were interested in the aims and purposes of the law, not in its history and growth. वे विधि के ध्येयों तथा उद्देश्यों में रुचि रखते थे, न कि उसके इतिहास तथा विकास में। We are aware that these natural law philosophers sought to construct a new legal order based on certain principles of liberty and equality, which they proclaimed to be eternal postulates of reason and justice. ये तो हम जानते ही हैं कि प्राकृतिक विधि के जो विचारक थे, वे स्वतंत्रता तथा समता के निश्चित सिद्धांतों के आधार पर नई विधिक व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने तर्क बुद्धि तथा न्याय का शाश्वत मूल तत्व घोषित किया था। Then we find that the age of rationalism and natural law in Europe culminated in the French Revolution of 1789. हम लोग ये पाते हैं कि तर्क बुद्धिवाद पर आधारित प्राकृतिक विधि की चरम परिणति 1789 की फ्रांस की क्रांति में हुई, जो कि सफल नहीं रही थी। अब एक तरफ तो ये सब घटित हो रहा था और साथ ही साथ नेचुरल लॉ के रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया के स्वरूप कुछ विचार अपना स्थान बना रहे थे। So in reaction in England, the analytical positivism and historical school in Germany were being asserted. प्रतिक्रिया स्वरूप इंग्लैंड में विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद तथा जर्मनी में ऐतिहासिक विचारधारा मुखरित होने लगी थी। अभी तक तो ये उतनी मुखरित नहीं थी जब तक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन फ्रांस की क्रांति होने के बाद, जो कि सफल नहीं रह सकी थी, उसके बाद में ये जो रिएक्शन के स्वरूप विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद यानी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म जो था और ऐतिहासिक विचार जो विचारकों के थे, हिस्टोरिकल स्कूल, ये असर्ट होने लगे, ये मुखरित होने लगे थे। ठीक है, so we can say that historical school was a reaction against the natural law theories. तो हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विचारधारा प्राकृतिक विधि के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप थी। Historical approach to law derived its inspiration from the study of Roman law.
विधि के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की प्रेरणा रोमन विधि के अध्ययन से मिली। Actually, the 18th century, as we are aware, was the century of rationalism. जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि दरअसल 18वीं शताब्दी जो है वह तर्क बुद्धिवाद की कही जा सकती है। The mushroom growth of codes took place in the later part of the 18th and the early part of the 19th centuries. 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम पाते हैं कि कहीं कहीं पर संहिताकरण होना भी प्रारंभ हो चुका था, जो एक तरह से कह सकते हैं कुकुर मुत्तों की तरह था, बहुत ही जगहों पर होने लगा था। Thinkers and philosophers thought of framing laws by deliberations, which they considered would be unchangeable and having universal application because they were based on natural law principles. जो विचारक और दार्शनिक थे, उन्होंने ये उचित समझा कि विधियों को बनाया जाए अच्छी तरह से विचार विमर्श करके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये अपरिवर्तनीय होते हैं और साथ ही साथ इनका जो प्रभाव होता है वह सार्वभौमिक भी होता है, क्योंकि ये दरअसल प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अब तक इकोनॉमिक्स एक ब्रांच, स्टडी ऑफ ब्रांच की तरह बढ़ने लगी थी। साथ ही साथ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो बात थी वह भी अपना जो उसने स्वरूप अपना प्राप्त कर लिया था, उसके बाद में वह अपनी पूर्णता को भी एक तरह से प्राप्त कर चुकी थी। French conquest under Napoleon gave birth to the idea of nationalism. We all know about it. So then we find that actually the revolution, instead of fulfilling the dreams of the people, disappointed them. हम ये पाते हैं कि ये जो क्रांति हुई थी, इसने दरअसल लोगों के सपनों को पूर्ण करने के बजाय उन्हें निराश ही किया था। New classes grew in the society. नए वर्ग समाज में विकसित होने लगे थे, बढ़ने लगे थे। Now this caused the emergence of a new movement. इसके कारण एक नए प्रकार की विचारधारा की उत्पत्ति हुई। Now these all made the philosophers to think in a new way for the solution of the problems that arose. इन सब के मिले जुले असर के रूप में जो दार्शनिक थे, उन्होंने ये विचार करना शुरू किया कि कोई नया तरीका निकाला जाना चाहिए इन समस्याओं के समाधान के रूप में। So they turned to history and historic conception for guidance and enlightenment. और इसीलिए वे लोग इतिहास की तरफ मुड़े एक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। ठीक है? Now the issue which actually caused the expounding of the historical school was the problem of codification in Germany, which had arisen due to the political changes brought about by Napoleonic wars. दरअसल जो समस्या सामने आने लगी थी, जिसके के कारण ये ऐतिहासिक विचारधारा सामने आई, वह थी जर्मनी में कोडिफिकेशन को लेकर के, यानी संहिताकरण को लेकर के, जो दरअसल जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, जो राजनीतिक बदलाव हुए थे, उनके कारण उभर आया था। Now during French domination, Code Napoleon remained in force in many parts of Germany. क्योंकि फ्रांसीसियों का अधिकार था, इस कारण से जर्मनी के कई भागों में कोड नेपोलियन यानी नेपोलियन की जो संहिता थी वह प्रभाव में थी। Now after restoration of the national government, the problem of codification drew the attention of the people. जब जो उनके स्वयं की यानी उनके स्वयं के राष्ट्र की सरकार जब बनी थी, राज्य की स्वयं की सरकार बनी, तो फिर उनका ध्यान संहिताकरण से उभरने वाली समस्याओं की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो गया था। Now still many jurists were in favor of codification. अभी
कई विचारक ऐसे थे जो कि संहिताकरण के पक्षधर थे। उनका दरअसल ये मानना था कि बाहर के जो राज्य हैं उनकी विधियों में जो कुछ भी बहुत अच्छा है उसे हम अपनी विधि में भी लागू कर सकते हैं। They actually were in favor of promulgating a new code incorporating the excellences from foreign law. ठीक, तिब्बत महोदय वो व्यक्ति थे जिन्होंने दरअसल कोडिफिकेशन यानी संहिताकरण का प्रबल समर्थन किया था। इनके विरुद्ध दलील स्वरूप सेविग्नी महोदय ने अपनी बातें रखी थी। सेविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधिवेत्ताओं में से रहे हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ आज हमारे लिए जान लेना आवश्यक है कि ऐतिहासिक विचारधारा संबंधी जो बीज हैं वो बहुत पहले से हमें मिलने प्रारंभ हो चुके थे। तो ऐतिहासिक विचारधारा अपने पूर्ण स्वरूप में तो सेविग्नी और सर हेनरी मेन के माध्यम से प्रकट होती है, लेकिन अभी हम उन विचारकों के उन विचारों को जान लेते हैं जिन्हें हम हिस्टोरिकल स्कूल के प्रिकर्सर्स के रूप में जानते हैं, यानी अग्रगामी विचारक। मॉन्टेस्क्यू महोदय उनमें से एक है। Montesquieu made researches into the institutions and laws of the various societies and came to the conclusion that laws are the creation of climate, local situations, etc. Montesquieu ने संस्थाओं तथा विभिन्न समाजों की विधियों में शोध किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विधियां पर्यावरण, स्थानीय परिस्थितियों इत्यादि की रचना है ना। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ ये कहा जा रहा है दैट लॉज आर क्रिएटेड। विधियां जो है ये रचना होती हैं, है ना। और किसकी? तो पर्यावरण यानी क्लाइमेट की और स्थानीय परिस्थितियों यानी लोकल सिचुएशंस की भी। फिर हम पाते हैं दैट बर्क महोदय ने अपनी पुस्तक 1790 में प्रकाशित की थी जिसका नाम था रिफ्लेक्शंस ऑन रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। इसमें उन्होंने धीमी गति से होने वाले विकास के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने प्रचार किया कि विधि एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया है। We find that Burke, who had published his book named Reflections on Revolution in France, which was published in 1790, and he actually emphasized on the growths which are slow. He preached that law is the product of a gradual and organic process. अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस चीज के बारे में बात कही जा रही है कि विधि तो एक धीमी गति से बनने वाला, विकसित होने वाली चीज है और साथ ही साथ ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, यानी ये एक जैविक प्रक्रिया है ना। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय ने कहा कि विधि किसकी रचना होती है? पर्यावरण तथा स्थानीय परिस्थितियों की। और बर्क महोदय ने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें ये कहा था और साथ ही साथ प्रचार भी किया था कि विधि तो धीमी गति से होने वाला विकास होता है और ये एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया है। इट इज ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। And then we find that Hugo published a book in 1798 which actually is also known as the Old Testament of Historical School. ह्यूगो ने एक पुस्तक लिखी थी जो 1798 में प्रकाशित हुई थी जिसे ऐतिहासिक विचारधारा का ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। Now he was of the view that law, like language and manners of people, forms itself and develops as suited to the circumstances. ये इस विचार के थे कि विधि लोगों की भाषा तथा शिष्टाचार की तरह स्वयं रूप लेती है तथा विकसित होती है परिस्थितियों के अनुकूल। He expressed his view that the essence of law is its acceptance, regulation and observance of the people. इन्होंने ये विचार भी व्यक्त किए कि विधि का सार उसके लोगों द्वारा स्वीकृति, विनियमन तथा अनुपालन है।
तो हम लोग अब तक तो जान ही चुके हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल के बीज की तरह जब हम देखें, ये जो विचार व्यक्त किए गए थे मॉन्टेस्क्यू महोदय के द्वारा, बर्क के द्वारा और ह्यूगो के द्वारा, तो ये जो विचार थे, हालांकि ये मैंने बिल्कुल सार रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके जो ये मूल विचार रहे, उन्हीं को ही हम हिस्टोरिकल स्कूल में आगे विस्तृत होते हुए पाते हैं। मॉन्टेस्क्यू महोदय ने कहा था ना कि विधि तो क्लाइमेट का क्रिएशन है दरअसल, ठीक है ना। उसी तरह से बर्क महोदय ने इसको ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस कहा था, और ह्यूगो महोदय ने भी ये कहा था कि ये दरअसल व्यक्तियों के भाषा और जो उनका शिष्टाचार स्वयं जिस तरह से डेवलप होता है, विकसित होता है, उसी तरह से विधि भी है, यह भी स्वयं ही रूप लेती है और विकसित होती है परिस्थितियों के अनुकूल। और इसका सार किसमें है कि लोग उसके माने स्वीकृत करें और उसका विनियमन करें तथा अनुपालन भी करें। ठीक है, तो हम लोग ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्रियों का मानना है कि विधि इतिहास की उपज है। We can very clearly understand and say that the jurists of the historical school are of the view that law is the product of history. ये इतिहास की उपज है। एक तरह से इन्होंने ये स्पष्ट किया कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। लॉ इज नॉट मेड बट इट इज फाउंड। ओके, इसके जो मेन ज्यूरिस्ट्स रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, उनमें से जो प्रमुख हैं फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी और सर हेनरी मेन, इनके बारे में हम लोग जानकारियां प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आशा है ऐतिहासिक विचारधारा के संबंध में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मेन एस्पेक्ट्स हैं, वो आपकी समझ में आ गए होंगे, और विस्तृत रूप में सेविग्नी महोदय और मेन महोदय के क्या विचार थे जो कि हम ऐतिहासिक विचारधारा में देखते हैं, पाते हैं, जिससे हमें इस विचारधारा का बिल्कुल सारे जो आधार थे, सारे जो एस्पेक्ट्स थे, वो क्लियर हो जाएंगे, उन्हें हम आगे भी समझ सकेंगे अच्छी तरह से, है ना। सो आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स चल रहे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।